नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंबाजी के पास पाटलिया गांव में वन जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। ग्रामीणों का पुलिस वन अधिकारियों पर हमला, तीर कमान और पथराव से मचा हड़कंप। बिहार में जदयू का बड़ा सदस्यता अभियान शुरू, जहानाबाद से 2 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। अरवली के किसान ने बदली खेती की तस्वीर, 350 बीघा में ड्रैगन फ्रूट अमरूद की बागवानी से रची सफलता की नई कहानी। अमरेली जिले में एसएमसी की बड़ी कार्रवाई, बाबरा के गलकोटी गांव से 17,260 बोतल विदेशी शराब जब्त, 10 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। गुजरात में धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी, सूरत में सरकारी स्कूल प्रिंसिपल अरेस्ट, 5 दिन की पुलिस रिमांड। विरार पूर्व स्थित प्रसिद्ध जीवदानी माता मंदिर की पहाड़ी पर आज शाम करीब 6:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही मंदिर के कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस हादसे में पहाड़ी पर मौजूद कई पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और वन विभाग व अग्निशमन दल को भी सूचना दे दी गई है। प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। नालासोपारा पूर्व स्थित आदर्श नगर के गोल्डन पैलेस अपार्टमेंट में शनिवार शाम अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन केंद्र की टीम अग्निशमन वाहन के साथ शाम 6:30 बजे मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग के अनुसार चौथी मंजिल के कक्ष संख्या 407 में हॉल में रखे गद्दे, फ्रिज और अन्य घरेलू सामान में आग लगी थी। अग्निशमन कार्मियों ने होजरिल होज की मदद से लगातार पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया। लगभग 2 घंटे 46 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद रात 9 बजे आग पर पूरी तरह बुझा दी गई। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग बुझाने के बाद फ्लैट को सुरक्षित घोषित कर कक्ष मालिक को सौंप दिया गया। अग्निशमन अभियान में भूपेश भोईसर, जयेश भुरकंड, दर्शन पाटिल, धनाजी विक्रांत पाटिल, प्रवीण राठौड़ और वाहन चालक कल्पेश तलकर भी शामिल थे। पालघर के मनोर में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय मार्ग के किनारे वर्ष 2019 में शुरू किए गए ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे जिले के नागरिकों को इलाज के लिए मुंबई, ठाणे या अन्य राज्यों का सहारा लेना पड़ रहा। 6 साल पहले शुरू किए गए इस 200 बेड वाले अस्पताल से पालघर वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद थी, लेकिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी कार्यशैली के कारण काम पिछले 6 वर्षों से अटका हुआ है। इस दौरान अस्पताल की लागत 76 करोड़ रुपए से बढ़कर 120 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जिले में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को गंभीर इलाज के लिए बाहर के राज्यों तक जाना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और चिंता बढ़ती जा रही है। गुजरात के अंबाजी के पास पाटलिया गांव में वन विभाग की जमीन विवाद और वृक्षारोपण के मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और वन अधिकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। जब वन अधिकारियों की टीम वहां पहुंची तो आसपास के 1000 से अधिक लोगों ने एकजुट होकर इसका कड़ा विरोध किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। वन अधिकारियों पर हमले की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गाँव में पहुंचे तो प्रदर्शनकारी भीड़ ने पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया। भीड़ ने पुलिस पर भारी पथराव किया और पारंपरिक हथियार जैसे कि तीर कमान का भी इस्तेमाल किया। इस हमले में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई को गंभीर चोटें आई और वे लहूलुहान हो गए। अंबाजी थाना अधिकारी आरबी गोयल पुलिस अधिकारी ने को भी तीर लगा है। इस हिंसक विरोध के दौरान उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग के वाहन को आग लगा दी और सरकारी गाड़ियों के टायरों को भी फोड़ डाला। घायल हुए पुलिसकर्मियों को तुरंत अंबाजी सिविल अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल हुए कुछ पुलिसकर्मियों को आगे के इलाज के लिए पालनपुर रेफर कर दिया गया है। हिंसा और पुलिसकर्मियों पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए पुलिस की स्थिति पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस ने 50 से अधिक राउंड हवाई फायरिंग भी की और लगभग 20 आंसू गैस के गोले छोड़े। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार हालत पर काबू पाया और क्षेत्र में शांति स्थापित की।
बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड ने राज्य भर में सदस्यता अभियान शुरू कर दी है। इस क्रम में शनिवार से जहानाबाद जिले में जिला स्तरीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत जिले में 2 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शहर के एक निजी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जदयू के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद और चंद्रवंशी और घोसी के विधायक ऋतुराज कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस अवसर पर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने बताया कि पूरे बिहार में 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी हार के बाद वे विदेश जाकर अपना गम भुला रहे होंगे। राहुल गांधी द्वारा SIR को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा। वहीं विधायक ऋतुराज कुमार ने बताया कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 50-50 हजार सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे और इस अभियान के जरिए कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनका आभार भी व्यक्त करेंगे। अब विदेश यात्रा में है तो दम गीला कर रहे होंगे जाकर के। इनको ऐसे भी जब विरोधी दल के नेता थे बिहार में, उस समय भी उनका कोई ऐसा कार्य नहीं रहता था जिससे कि यह समझा जाए कि विरोधी दल का नेता है। और बिहार का विकास तो आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वांगीण रूप से हर वर्ग के लिए कर रहे थे। उसमें भी अगर उनका कोई सहयोग रहता तो दिखाई पड़ता। उस समय भी जब भारी संख्या में उनके पास विधायक थे, उस समय भी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दे सके बिहार के विकास के लिए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि बिहार में हम 1 करोड़ सक्रिय सदस्यों का हम एक जल्दी से जल्द अभियान पूरा करें। और जिस प्रकार से जनता ने हमें मैंडेट दिया है, तो एक हम चाहते हैं कि इसी माध्यम से हम जनता के बीच में भी जाएं और एक तरह से आभार भी व्यक्त करें और उन्हें हम पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाएं। जहानाबाद लोकसभा में मुझे लगता है 2 लाख का टारगेट दिया गया है और हर विधायकों को 50,000 का टारगेट अपने विधानसभा में दिया गया है। और हम चाहेंगे कि इससे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमें जिस प्रकार का मैंडेट और प्यार और आशीर्वाद मिला है जनता का, तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा सक्रिय लोग पार्टी से जुड़े। बुलेटिन में अगली खबर अरवली से है। अरवली जिले के मोडासा तालुका के लक्षाई गांव में एक किसान ने 350 बीघा जमीन पर ड्रैगन फ्रूट अमरूद की बागवानी खेती शुरू करके दूसरे किसानों के लिए सफलता का रास्ता बनाया है। अरवली जिले में पारंपरिक खेती के पुराने तरीकों को चुनौती देते हुए किसानों की नई पीढ़ी ने मॉडर्न और बागवानी खेती अपनाकर आर्थिक खुशहाली की एक नई मिसाल कायम की है। अरवली जिले के मोडासा तालुका के लक्षाई गांव के किसान ने करीब 350 बीघा जमीन पर ड्रैगन फ्रूट, ताइवान वैरायटी के अमरूद और आलू की साइंटिफिक और नेचुरल खेती शुरू की है। बागवानी विभाग के मार्गदर्शन और लगातार कोशिशों से मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नेचुरल खेती के तरीकों को अपनाया गया। खासकर ताइवान वैरायटी के अमरूद और ड्रैगन फ्रूट लगाए गए हैं। अभी सर्दियों की अमरूद की फसल की मार्केट में डिमांड है और कीमत दोनों अच्छी मिल रही है। इसके साथ ही वे करीब 20 से 25 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मैं तुषार चौहान, मेरा गांव लच्छाई, तालुका मोडासा, जिला अरवली। हमारे यहाँ 250 से लेकर 300 बीघा का फार्म है। यहाँ पे हमने 3 क्रॉप की फार्मिंग की है, जिसमें एक में पेरू, ड्रैगन फ्रूट और पोटैटो की फार्मिंग की है। जिसमें पेरू है हमारे 12 बीघे में, ड्रैगन फ्रूट 15 बीघे में, इसके अलावा 60 बीघे में पोटैटो किया है। हमने यहाँ मल्टीपल क्रॉप इसीलिए लिए है क्योंकि इनकेस अगर एक क्रॉप फेल हो जाता है तो दूसरे हम कमाई कर सकते हैं। और ये मल्टीपल क्रॉपिंग का आइडिया हमको गुजरात राज्य के जो बागबानी विभाग है उससे हम इंस्पायर्ड है। अभी आपने सुना किसान तुषार चौधरी के बयान। अब आगे खबरों में बढ़ते हैं। अमरेली से खबर अमरेली से है। SMC ने बाबरा के गलकोटडी गांव में छापा मारा। बाबरा तालुका के गलकोटडी गांव में खुले मैदान से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। SMC ने अमरेली जिले में विदेशी शराब से भरी एक ट्रेन की तस्करी को रोकने के लिए कार्रवाई की है। खबर है कि 17,260 बोतलें विदेशी शराब जब्त की गई हैं। 2 वाहनों और 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। साथ ही 5 व्यक्तियों को भी पकड़ा गया है। जब्त किए गए 95,29,000 रुपए के सामान पर कानूनी कार्रवाई की गई है। वाहन मालिक, चालक और फरार 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। मामले में अब तक कुल 10 व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी। सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में पुलिस ने धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी करते हुए सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को पकड़ा है।
अदालत ने आरोपी शिक्षक को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुजरात सरकार के धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत सूरत पुलिस ने मांडवी तहसील के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। पीड़िता की शिकायत के अनुसार प्रिंसिपल के बेटे डॉक्टर अंकित चौधरी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर 2 साल तक रेप किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। धर्मांतरण कराने वाले प्रिंसिपल रामजी चौधरी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अंकित चौधरी के खिलाफ सूरत जिले के मांडवी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस जब पीड़िता से पूछताछ कर रही थी तब पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर अंकित चौधरी के पिता रामजी चौधरी जो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उसने मेरा धर्म परिवर्तन करना और ईसाई धर्म अंगीकार करवाया था। पीड़िता के चौंकाने वाले खुलासे से पुलिस भी चौंक गई। पुलिस जांच में पीड़िता का आरोपी सही पाया गया और सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल होने के बावजूद प्रिंसिपल रामजी चौधरी PRI एवर लिफ्टिंग लाइफ के नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट भी चला रहे हैं। उनका प्रमुख भी था और जो चैरिटी कमीशन के ऑफिस में 2014 में रजिस्टर हुआ था। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि ट्रस्ट के नाम से वह कोई और अवैध धंधा तो नहीं करता था। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर आदिवासियों का धन परिवर्तन तो नहीं करवाता था। पुलिस अब ट्रस्ट के दूसरे 11 सदस्यों की भी जांच कर रही है कि भूतकाल में उन्हें धर्म परिवर्तन तो नहीं करवाया जा रहेगा। पिछले मई महीने में मांडवी पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था, जिसमें जो विक्टिम है वो विक्टिम ने फरियाद दाखिल करवाई थी। उनको मैरिज की लालच देके उनका शारीरिक शोषण किया गया। उसमें गुना दाखिल करके जो आरोपी था डॉक्टर अंकित चौधरी, उनके खिलाफ एक्शन लिए गए थे और नामदार कोर्ट में चार्जशीट सबमिट किया गया था। ये तपास के दौरान एक सीरियस बाबत ये ध्यान में आई थी, जिसमें विक्टिम ने आयोग के समक्ष ऐसा निवेदन दिया था कि विक्टिम को ये जो अंकित चौधरी के पिता है रामजी भाई चौधरी, उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की लालच दी थी और उसकी क्रिया विधि है वो उनके पास करवाई थी और उनके जो पूरे परिवारजन है उनको भी धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला गया था, लोभ लालच दी गई थी। तो उसमें ये घटना को सीरियसली लेके ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे मांगरोड़ सब डिवीज़न के डिप्टी SP BK वनार को दिया गया था और BK वनार को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एक प्रूफ ऐसे मिले हैं कि जिसमें जो आक्षेप किए गए थे वो सही है। उसके आधार पे यस्टरडे नामदार कोर्ट में जो गुजरात धर्म स्वतंत्र अधिनियम अमेंडमेंट 2021 की जो कंसर्न सेक्शन है उसके मुताबिक नामदार कोर्ट में रिपोर्ट किया गया और इसका जो मेन आरोपी है रामजी भाई चौधरी, जो डॉक्टर अंकित चौधरी के पिता है, उनको अरेस्ट किया गया है और नामदार कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करके रिमांड लेने की तजवीज़ जारी है। और ये जो रामजी भाई चौधरी है वो पिपलवाड़ा गांव की जो मुख्य सरकारी शाला है उनके प्रिंसिपल है और एक सरकारी सर्वेंट होने के बावजूद उन्होंने ये जो गैरकायदे कृत्य किया है उसके बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो जिला का सक्षम अधिकारी है उनको भी इन्फॉर्म किया गया है ताकि वो भी डिपार्टमेंट लेवल पे एक्शन ले सके। किताब कॉपी की दुनिया में अभी कदम रख रही 3 वर्षीय रिश्का कुमारी के लिए होमवर्क ऐसा डर बन गया है जिसने उसकी मुस्कान छीन ली है। सेक्टर 8 स्थित किड्स केयर एकेडमी में होमवर्क नहीं करने की गलती पर मासूम को ऐसी सजा मिली कि उसके नन्हे गाल सूज गए और डर के मारे वह 1 दिन तक खाना नहीं खा सकी। बच्ची के पिता ऋषितोष कुमार जब बेटी का सूजा हुआ चेहरा देख स्कूल पहुंचे तो मामला प्रशासन तक जा पहुंचा। उन्होंने SDO चांस प्रांजल ढांडा को तस्वीरें भेजकर न्याय की गुहार लगाई। मामला गंभीर देखकर SDO ने मजिस्ट्रेट राजबाला के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर दी, जो पीड़ित परिवार के घर पहुंची। जांच में सामने आया कि मासूम को जरूरत से ज्यादा पीटा गया था। मजिस्ट्रेट ने चोट के निशानों की पुष्टि की और बताया कि प्राचार्य ने अपनी गलती स्वीकार भी की है। प्रशासन ने फिलहाल सुधार का मौका देते हुए सख्त चेतावनी दी है। वहीं पिता का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि वे न्याय चाहते हैं लेकिन प्राचार्य के राजनीतिक संबंधों के कारण भय का माहौल है। यह घटना न सिर्फ एक परिवार का दर्द है बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है, क्या नन्हे बच्चे को पढ़ाने का तरीका डर और मार हो सकता है? होमवर्क नहीं बनाई, पढ़ाई नहीं की, कुछ इस कारण उसको लगा है, चोट लगा है। बच्ची से भी बात की है, बच्चे भी डरी हुई है, थोड़ा बोल नहीं पा रही है, लेकिन प्रिंसिपल मैम से भी हम बात की है। उनका भी कहना है कि उनका इंटेंशन नहीं था, लग गया बच्चे को, कुछ ज़्यादा ही लग गया जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने छोटी बच्ची है अभी उनको मार पीट करके पनिश करना सही नहीं है।
तो बच्चे को प्यार से समझाना है। बच्चा छोटा है, अभी इतना छोटा है कि वो समझ नहीं सकता। उसके लिए उसको इतना मारने पीटने का सकता है। आपने जो उनके घर जाके देखा, क्या देखा? बच्ची को आपने अच्छे से फिजिकली देखा? हाँ, आपने बच्चे को मैंने देखा। क्या लगा आपको? बच्ची को चोट लगा है, बहुत ज़्यादा ही लगा है, क्योंकि वो दिख रहा है, उसके चेहरे पर भी दाग है, स्पॉट है, वो मारने का निशान है, जो नहीं होना चाहिए। कितनी इतनी छोटी बच्ची को इस तरह से मारना सही। इनसे भी बात की आपने? इन्होंने क्या स्वीकार किया, क्या बोला? इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमने लग गया है, लेकिन कह रही हैं कि इनका कहना है कि हमने उसकी भलाई के लिए ही किया, लेकिन वो सही नहीं है, इनका तरीका सही नहीं है। सही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल को अंतिम विदाई दी गई। महाराष्ट्र के लातूर जिले में उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बंदूकों की सलामी देकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। अंतिम संस्कार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे भी शामिल हुए। ओम बिरला ने पाटिल के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और लातूर से सांसद शिवाजी कलगे भी मौजूद रहे। शिवराज पाटिल लिंगायत समुदाय के प्रमुख नेता थे। उन्हें लातूर से करीब 6 किलोमीटर दूर वरंती गांव में उनके खेत में लिंगायत परंपरा के अनुसार ध्यान मुद्रा में बैठी हुई स्थिति में दफनाया गया। इस अनुष्ठान की मान्यता है कि आत्मा सीधे शिव में विलीन हो जाती है और पूर्व जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। बता दें, शुक्रवार को लातूर में लंबी बीमारी के बाद शिवराज पाटिल का निधन हो गया था। वह 90 वर्ष के थे और अपने करीब 25 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने केंद्र सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और लोकसभा अध्यक्ष भी वो रहे। रंगों के जरिए यादों को फिर से जिंदा करने वाली कला और ऐसा बचपन जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं खो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार नरेंद्र पाल सिंह की पेंटिंग्स इन दर्शकों को उसी भूले बिसरे बचपन की सैर करा रही है। उनकी कृतियों में पुराने वक्त का बाइस्कोप देखते बच्चे, पेड़ से बंधे झूले में खिलखिलाते मासूम चेहरे और नाना नानी की गोद में कहानी सुनते बच्चों की भावनात्मक तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। यह वही भावनाएं मुंबई के साइमरोजा आर्ट गैलरी में आयोजित युगली प्रदर्शनी कलरफुल कैमराडरी में भी साफ झलकती है। नरेंद्र पाल सिंह की काल मानवीय भावनाओं और स्मृतियों को गहराई से छूती है। वहीं रीना सिंह की बहुरंगी और अमूर्त शैली की पेंटिंग इस प्रदर्शनी को भावनात्मक और दृश्यात्मक रूप से और समृद्ध बनाती है। नरेंद्र पाल सिंह की पेंटिंग्स दर्शकों को उस दौर में ले जाती है जहां बच्चे बाइस्कोप के सामने खड़े होकर दुनिया को सपनों की तरह देखते थे और पेड़ से बंधे झूलों पर झूलना ही सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी। चाहे नाना नानी की गोद में बैठकर सोने से पहले राजा रानियों और परियों की कहानियों को सुनना हो या फिर पुराने वक्त में देहात के मेलों में होने वाले तमाशे, इन सभी को कलाकार नरेंद्र पाल सिंह ने रंगों के जरिए भली भांति उकेरा है। सिंह की कलाकृति में नाना नानी की गोद में बैठकर कहानी सुनते बच्चे सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि पीढ़ियों के बीच के भावनात्मक रिश्तों की झलक है, जिन्हें कलाकार ने अपनी गहरी बनावट और संवेदनशील रंगों के जरिए जीवंत किया है। मेरी प्रदर्शनी सिमरोजा आर्ट गैलरी जो भोला भाई देसाई मार्ग पे है, यहाँ पहली बार लगी है। इससे पहले मैंने जहांगीर में भी अपना शो कई एक कर चुके हैं। और इस प्रदर्शनी का खास है कि इसका पूरे का शीर्षक है कलरफुल कम्ब्राइडरी। यहाँ 2 कलाकारों का है, लेकिन मेरे जो थीम है वो है भूले बिसरे जीवन मूल्य। जीवन में हम बहुत चीज़ पाने के लालसा में आज हम विकास की ओर इतनी बढ़ गए हैं, इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आम जीवन में, घरेलू जीवन में या विकास के इस दौर में छूटते चले जा रहे हैं। बच्चों का बचपन, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है बचपन। बचपन में आज क्या हुआ है
कि जो खेल कूद तमाशा है, बाकी चीज़ें हैं, वो सब धीरे धीरे बच्चों के हाथ से कहिए या जीवन से फिसलते जा रहे हैं। जबकि बच्चों को पहले जो था उसमें खेल कूद और बाकी चीज़ें, घरों से बाहर रहना, आज तो सारे कुछ सिमट के रह गए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो बेकार है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उसी में उलझ कर रहना और अपनी मानसिक और शारीरिक जो एक विकास है उस विकास को भूल जाना बहुत ही अजीबोगरीब बात हुआ। दूसरा है युवा वर्ग। जीवन के पंचतत्वों को केंद्र में रखकर बनाई गई विजुअल आर्टिस्ट रीना सिंह की पेंटिंग्स दर्शकों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों को उन्होंने अपनी अमूर्त शैली की कला में बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। रीना सिंह की पेंटिंग्स में मिट्टी की स्थिरता, जल की तरलता, अग्नि की ऊर्जा, वायु की गति और आकाश की व्यापकता साफ झलकती है। उनके कैनवास पर भरे हुए गहरे और जीवंत रंग पूरी पेंटिंग में उभर कर नजर आते हैं। हर रचना में रंगों और आकृतियों के जरिए जीवन और प्रकृति के बीच का गहरा संबंध महसूस किया जा सकता है। रीना सिंह की ये कला न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि दर्शकों को सोचने और महसूस करने पर भी मजबूर करती है। मेरी पेंटिंग की इसके पहले मैंने एक शो किया था, उसमें मैंने रखा था 5 एलिमेंट, तो उसी का एक्सटेंशन है ये तत्वमसी। तत्वमसी में जैसे 5 एलिमेंट होता है वैसे ही सेम मीनिंग इसका भी है। 5 एलिमेंट में जिस तरीके से जल, जमीन, इस तरीके की बातें होती है, तो जस्ट मैंने पेंटिंग में भी वही चीज़ें बनाया। मेरे हिसाब से इसके मतलब जो भी हम पेंटिंग करते हैं उसमें इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। और जैसे मैंने पेंटिंग में आपने देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे मतलब मोटिव्स और ये सब चीज़ों को यूज़ किया है और मतलब कहने की ये कोशिश है कि 5 एलिमेंट हमारे बॉडी में भी है, उसी तरीके से पेंटिंग में भी होता है, और उसको कलर और आर्किटेक्चर के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश की है। कोई खास विशेष बात जो बनाते समय आपके ख्याल में आया हो और पेंटिंग में भी आपने उसे वो किया हो? ख़ास बात तो ये होती है कि जैसे जब भी हम कहीं किसी जगह पे, नए जगह पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवलिंग में हम जब देखते हैं कि वहाँ पे मेरे को जैसे कोई भी जो आर्किटेक्चर का फॉर्म दिखता है, जैसे आप दिल्ली भी जाओगे तो दिल्ली में जैसे आप लाल किला देखोगे या चांदनी चौक चले जाओगे, इस तरीके के जगह पे, तो जो भीड़ भाड़ी वाली जगह होती है उसमें से कुछ ऐसा 1-2 एलिमेंट होता है जो मेरे दिमाग में रह जाता है, तो देन उसको जब हम पेंटिंग करते हैं तो यूज़ करते हैं। समटाइम रंग में, और कभी रंग से, कभी उसका कुछ मोटिव्स जैसे होता है ना, जैसे मंदिर हो या मस्जिद हो, उस पर कुछ कहीं ऐसे आप देखें, कई बार मेरी पेंटिंग में आप देखोगे भी कहीं कहीं पे कुछ ऐसा है, जैसे ये डिज़ाइन है इसमें, तो ये आप कभी भी देखोगे हमारे हिंदू टेम्पल में या कोई भी गुरुद्वारा हो, कहीं पे भी उस तरीके का दिख जाता है। तो मेरा कंसर्न ये नहीं होता है कि वो कहाँ है, बस मेरे को वो होता है कि वो मेरे को मोटिव अच्छा लगता है तो मैं यूज़ करती हूँ। मुंबई के साइम रोजा आर्ट गैलरी में लगी कलरफुल कैमराइडरी प्रदर्शनी न केवल 2 कलाकारों की कला यात्रा को जोड़ती है, बल्कि दर्शकों को अपने ही बचपन की यादों से दोबारा जोड़ने का एक भावनात्मक अनुभव भी देती है। कवि और कला समीक्षक प्रयाग शुक्ला द्वारा क्यूरेट की गई ये प्रदर्शनी नरेंद्र पाल सिंह और रीना सिंह की 2 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी कला यात्राओं को एक मंच पर प्रस्तुत करती है। ये प्रदर्शनी 15 दिसंबर तक दर्शकों के लिए मुंबई में खुली रहेगी। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट।
की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।